स्वागत है मेरे इस एजुकेशनल चैनल पर। आज मैं प्राचीन इतिहास के बारे में, प्राचीन इतिहास से रिलेटेड जितना भी वन लीनियर प्रश्न है, वन लीनियर प्रश्न, उस वन लीनियर प्रश्न को क्लियर करवाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वन लीनियर प्रश्न को लगातार कंप्लीट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लें, क्योंकि लगातार इस चैनल पर अब वीडियो आने वाला है जो कि प्राचीन हिस्ट्री या हिस्ट्री के टोटल, प्राचीन हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये तीनों का लगातार वन लीनियर का वीडियो भेजा जाएगा इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे हम चलते हैं, देर न करते हुए वन लीनियर प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए। देखिए वन लीनियर प्रश्न यही है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं वन लीनियर क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट वन लीनियर क्वेश्चन है कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, क्योंकि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसके जनक के बारे में जानना जरूरी है। तो इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है, हेरोडोटस को। इस तरह इतिहास के ये जो प्राचीन इतिहास है इसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में, पाक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो तीनों का अलग अलग जनक है। जैसे कि पाक ऐतिहासिक का अलग जनक है, ठीक है, उसी प्रकार इसका मध्य ऐतिहासिक का अलग जनक है और ऐतिहासिक का अलग जनक है। ठीक है, तो जैसे कि पाक ऐतिहासिक का रॉबर्ट ब्रूस है, रॉबर्ट ब्रूस है। पाक ऐतिहासिक का कौन जनक है, तो रॉबर्ट ब्रूस है। और मध्यकालीन का अलग है, आधुनिक कालीन छोड़िए। आगे चलते हैं अगले लीनियर प्रश्न की ओर। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला है मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा है। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा है, तो कुत्ता है। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कुत्ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं देर न करते हुए। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि छोटे छोटे पत्थर का हथियार उस काल से मिला हुआ है, इसलिए माइक्रोलिथ कहा जाता है। वो है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में ही छोटे छोटे हथियारों का उपयोग करते थे लोग। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। किस काल में मानव आखेटक अर्थात शिकारी अर्थात मानव खानाबदोश था, सिर्फ खाने के लिए ही जीता था, मानव आखेटक था, तो वो था पूरा पाषाण काल, जो फर्स्ट काल है पूरा पाषाण काल। ठीक है, अगला किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है। तो चावल का साक्ष्य याद रखिएगा दोस्तों, चावल का साक्ष्य मिला है इलाहाबाद के कोल्टी हवा से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं देर न करते हुए। मानव द्वारा खोजी गई सर्वप्रथम धातु कौन सी है। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सा है, तो तांबा। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहला धातु कौन सा है, तो तांबा। ठीक है, सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ से देखे जाते हैं। सबसे पहले कृषि का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो वो है मेहरगढ़ से कृषि का प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न है कि सबसे पहला चावल, तो ये तो बताया इलाहाबाद के कोल्टी हवा से मिला है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, आग का आविष्कार किस काल में हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो ये पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। पूरा पाषाण काल में ही था, जो मानव खानाबदोश थे और उसी समय अपने खाना को पकाने के लिए आग का आविष्कार किए थे। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हो गया था। और नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। नव पाषाण काल में
पहिए का आविष्कार हुआ था, क्योंकि कृषि होने लगी थी और कृषि होने के कारण जो अनाज होते थे उसके लिए पहिया बनाया गया कि उस पर रख कर अनाज एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए। तो नवपाषाण काल में पहियों का आविष्कार हुआ था। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका की जितनी गुफाएं हैं वो गुफाओं की शैलचित्र से प्रसिद्ध है। शैलचित्र मतलब कि पत्थर पर ही जो चित्र बनाया जाता है उसको शैलचित्र कहा जाता है। और गुफाओं जो गुफा था उस गुफा पर अलग अलग प्रकार के चित्र बनाया गया था। ठीक है। राख का टीला किस पाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला बहुत अच्छा प्रश्न है। राख के टीला किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो संगनकलु से संबंधित है। यह संगनकलु से संबंधित है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिसे पाक ऐतिहासिक के जनक भी कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट वो क्या थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे। हाँ, हड्डी से निर्मित आभूषण जो था वो मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुआ था। वो महदहा से पहले प्राप्त हुआ था। हड्डी जैसे कि जानवरों का पंजर था, हाथ का जो जानवरों का पंजर था या मानव का पंजर था, उन सब से लोग क्या करते थे? आभूषण तैयार करना स्टार्ट कर दिए थे। कब? तो मध्य पाषाण काल में। यह कहाँ से इसका साक्ष्य मिला? तो महदहा से इसका साक्ष्य मिला था। अगला है कि किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग याद रखिएगा, ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है या उत्तर काल को कहा जाता है। उत्तर काल मतलब कि ये पाक ऐतिहासिक का लास्ट काल है। उत्तर काल को ही चालकोलिथिक युग कहा जाता है। और ताम्र पाषाण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी युग में तांबा का खोज हो चुका था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? कोपेनहेगन संग्रहालय में जो सामग्री मिला था उस सामग्री के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था। पाषाण, कांस्य, लौह त्रियुगीय विभाजन हुआ था। वो किसने किया था? तो सर थॉमसन ने किया था। ठीक है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले थे। ये कहाँ से निकले थे? तो दमदमा से याद रखिएगा। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में अवस्थित है। ठीक है। रायसेन में अवस्थित है, अब्दुल्लागंज रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं। अगला है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? तो वो संस्कृति के अधीन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? तो संस्कृति के। अगला है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं देर न करते हुए। अगला प्रश्न है कि गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। ओसीपी का नामकरण हुआ था। तो ओसीपी का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। अगला है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब से हुआ था? पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? प्राचीन काल में सबसे पहले पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल में। अगला है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण जहाँ मिला उस स्थान का नाम क्या था? तो पशुपालन का मध्य पाषाण काल में मिला था साक्ष्य। तो इसका साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो साक्ष्य जो मिला था आदमगढ़ से मिला था। आदमगढ़ से साक्ष्य मिला था। ठीक है। अगला है कि खदानों की कृषि
सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? हाँ, कृषि कब किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो कृषि नवपाषाण काल में स्टार्ट हुई थी, नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में ही सबसे पहले अनाज के रूप में जौ को बोया गया था, ठीक है। और उसके बाद कुत्ता आवास बनाया गया था, फिर कुत्ता पाला गया था, फिर मन का नवपाषाण काल में ही इन सब का मतलब कि शुरुआत हुआ था। अगला है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, किस नदी घाटी से मिलता है? तो वो है नर्मदा नदी घाटी से मिलता है, नर्मदा नदी घाटी से। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम सबसे पहले कौन सा अनाज प्रयुक्त किया गया था? तो मानव द्वारा सबसे पहले जौ को प्रयुक्त किया गया था। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में लहुरा देव से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है किस स्थान किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से पूरा स्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नौदा टोली का उत्खनन जो किया था HD सांकलिया था, HD सांकलिया। नौदा टोली किस राज्य में है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि नौदा टोली किस राज्य में है? तो नौदा टोली मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, देखिए नौदा टोली कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था? तो बुर्ज होम में क्या किया जाता था, जो जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पर मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। अगला प्रश्न है कि गर्त आवास की साक्ष्य कहाँ मिला था? तो गर्त आवास का साक्ष्य मिला था बुर्ज होम में, जो कि एक गड्ढे में आवास होता था। तो ये कहाँ से साक्ष्य मिला है? तो बुर्ज होम में। अगला प्रश्न है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्य से सबसे अधिक मानव कंकाल मिला है? तो वो है लेखिया से मिला है। विंध्य क्षेत्र में जो शिला मतलब कि पत्थर के नीचे आवास था, वहाँ पर कहाँ से ज़्यादा मानव कंकाल मिला है? तो लेखिया से, ठीक है, लेखिया। अगला है कि पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति के अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो था ब्रूस फुट ने 1862 ईस्वी में पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण किया था। अगला प्रश्न है जो कि ऊपर बता चुके हैं शुरुआत में ही, कि भारतीय पाक इतिहास के पिता कहा जाता है। तो भारतीय पाक इतिहास के पिता जो है वो रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है भारतीय पाक इतिहास का पिता। अगला है कि पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पूरा पाषाण काल को आखेट युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस वक्त जो भी मानव थे वो एक खानाबदोश थे, शिकारी के रूप में कहीं जंगल में शिकार करके आखेट करके खाना खाते थे, इसलिए उसको आखेट युग कहा जाता है। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो वो नवपाषाण काल में हुई थी। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य का शुरुआत कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया था? अग्नि का आविष्कार तो पूरा पाषाण काल में हुआ था, और अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया था? तो वो है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में अग्नि का प्रयोग मानव करना स्टार्ट करता था। भारत के किस का स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है?
तो भारत के मेहरगढ़ से नवपाषाण की संस्कृति का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। नवपाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या है? तो मध्य पाषाण काल का मेन लक्षण था कि वहाँ पर लघु औजार, छोटे छोटे औजार मिलते थे, जिसके कारण इस मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिस काल भी कहा जाता था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई? तो व्यापक उत्खनन के बाद मध्य काल की मानव अस्थियां मिली थी, गुजरात से प्राप्त हुई थी, गुजरात से। अगला है कि शवाधान की दाह संस्कार, मतलब शवों का दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड से शुरू हुई थी? तो शव का दाह संस्कार जो होने स्टार्ट हुआ था वो मध्य पाषाण काल से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अगला है कि मध्य पाषाण काल के प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथिस कहा जाता था, क्योंकि मध्य काल में जो बहुत छोटे छोटे उपकरण का उपयोग किया जाता था, औजार का उपयोग किया जाता था, इसलिए उसे माइक्रोलिथ काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जो है, राजस्थान के बागोर जो है, वो क्या प्रस्तुत करते हैं? ये क्या प्रस्तुत करते हैं? तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। अगला है कि किस काल में मानव अस्थिर का पंजर सबसे पहला अवशेष स्थान से प्राप्त हुआ है? किस काल में मानव के अस्थिर पंजर सबसे पहला अवशेष स्थान से प्राप्त हुआ है? तो वो है प्रतापगढ़ से। कहाँ से? तो प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ के सराय नहर और महदाहा से अवशेष प्राप्त है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि मेहरगढ़ में बसने वाले जो नवपाषाण युगीन के लोग थे, वो अधिक उन्नत थे, गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे, क्योंकि वो लोग गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे और वो कच्ची ईंटों के घर में रहते थे। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल था। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन का मुख्य सभ्यता का मुख्य अक्षर था, तो वो था बेलारी कर्नाटक में। बेलारी कर्नाटक में दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल था। अगला प्रश्न है कि विंध्य क्षेत्र का वह शिलाशय जहाँ पर सबसे अधिक मानव कंकाल प्राप्त हुआ है, तो वो है लेखिया से सबसे अधिक मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। अगला है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिर्देशक कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिर्देशक जो थे वो जॉर्ज मार्शल थे। इस प्रकार इस चैप्टर का पाक ऐतिहासिक का सभी वन लीनियर प्रश्न कंप्लीट हुआ। ठीक है। तो आप लोग 10 बजे जरूर लाइव क्लास से जुड़िए, जिसमें कि इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाया जाएगा, तो आप लोग जरूर आइए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।